अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल का पास्ट पेपर 2022। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ एनी अकाउंट एज टू हाउ एंड वाई इंटरनेशनल लॉ इनिशिएटेड एंड व्हाट एक्सटेंट इट इज़ रेलिवेंट एंड इफेक्टिव इन द मॉडर्न टाइम्स। इंटरनेशनल लॉ का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि मॉडर्न टाइम्स में जो है वो किस तरह से या किस हद तक ये इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। तो हिस्टोरिकल अकाउंट की हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ जो है ये हम जानते हैं कि स्टेट और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनकी इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर उनके बिहेवियर को गवर्न करने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, उसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ओरिजिन उसको हम एंशियंट टाइम तक, एंशियंट सिविलाइजेशंस तक ट्रेस बैक कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई मॉडर्न यानी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो मॉडर्न एरा में डेवलप हुआ है, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप एंशियंट टाइम से अब तक डेवलप हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी फाउंडेशंस की, इसकी हिस्ट्री की। तो सबसे पहले हमारे पास एंशियंट एंड मेडिवल फाउंडेशंस हैं। अर्ली सिविलाइजेशन जस्ट लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, ग्रीक्स, उसमें जो है ना वो इन सिविलाइजेशन के अंदर भी ट्रीटीज़ और डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते थे, और यही वो रिलेशंस हैं जो कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ठीक है, इवन दो कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटीज़ है वो एक किताब थी, कोड ऑफ ह्यूमरबी, ठीक है, 1754, उसमें इमर्ज हुआ था। ठीक है, उसमें जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है रोमन सिविलाइजेशन। रोमन जो है इन्होंने मज़ीद इसके अंदर जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ लीगल कॉन्सेप्ट्स ऐड किए, जैसे लॉ ऑफ नेशंस और जो है वो रोमन लॉ में ही इमर्ज हुआ था, जो कि डिफरेंट पीपल और कल्चर्स के दरमियान इंटरेक्शन को गवर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें मिडीवियल पीरियड को, तो मिडीवियल पीरियड जो है इसमें रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ख़ासतौर पे कैथोलिक चर्च के, और कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट वॉर जो सेंट ऑगस्ट और बाद में सेंट थॉमस ऑक्विस ने किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट शेप द एथिकल कंसिडरेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन एट दैट टाइम। ठीक है, एडिशनली ये कि इस्लामिक लॉ भी हमें जो पीरियड है उसमें किसी हद तक जो है वो भी कंट्रीब्यूट इन द एरियाज़ ऑफ जस्टिस, डिप्लोमेसी, ठीक है, वो उनको नज़र आता है, हमें उसका इन्फ्लुएंस नज़र आता है। अब हम बात करते हैं द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ कैसे इमर्ज हुआ? सबसे पहले हम देखते हैं रिनाइसेंस एंड एनलाइटमेंट पीरियड को। रिनाइसेंस जो है वो चूँकि हम देखते हैं कि उसने क्लासिकल थॉट्स के अंदर एक चेंज पैदा किया, मॉडर्न पॉलिटिकल थेरीज़ की बुनियाद रखी। तो एक फ़िलासफ़र है हमारे पास, ह्यूगो गॉल्टियस, इसको हम जो है ना फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। बेसिकली हमारे पास मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ है वो इनलाइटमेंट पीरियड के अंदर ही हमें यानी कि उसकी फाउंडेशन मिलती है। 19th सेंचुरी के डेवलपमेंट में बात करें तो 19th सेंचुरी जो है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। बहुत सी अहम ट्रीटीज़ और बहुत से अहम इंटरनेशनल चार्टर्स जो हैं वो साइन हुए थे, इंक्लूडिंग द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसके ज़रिए सीरियन वॉर एंड हुई थी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस बनी 1863 में, ठीक है, फॉर द ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़। अब हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी जो है वो ग्लोबलाइजेशन की सेंचुरी है। ठीक है, यहाँ पे जो ना इंटरनेशनल लॉ के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज़ बनाई गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, इंक्लूडिंग द लीग ऑफ नेशंस जो कि World War I के बाद बनी थी, फिर World War II के बाद यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जिसका फिर एक चार्टर जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर था 1948 में, वो भी जो है ना साइन किया गया। तो ये जो सेंचुरी है ये बेसिकली ये जो सेंचुरी इट इज़ द सेंचुरी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ बॉडीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं फोकस ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स।
क्यों हमें इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट रीजन को जब स्टडी करते हैं तो हमें क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करने को मिलती है। सबसे पहले तो फिलोसफिकल अंडरपाइनिंग है। इंटरनेशनल लॉ जो है उसके ऊपर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी, नेचुरल लॉ और दूसरी फिलोसफिकल थेरीज़ का इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी एक फिलोसफिकल फाउंडेशन मौजूद है। ठीक है, सॉवरेनिटी एंड स्टेटहुड है। सोवरेनिटी है और जो स्टेटहुड का टॉपिक कॉन्सेप्ट है, ये इंटरनेशनल लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक है और इसने जो इंटरनेशनल लॉ के फील्ड को ऑलमोस्ट चेंज कर दिया। ठीक है, ये जो है जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया है, ये दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, 1948 में जो हुआ था पब्लिश, और 1948 में ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया साइन हुआ था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही सोवरेनिटी है। तो हम कह सकते हैं कि सोवरेनिटी के टॉपिक ने इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक को ही चेंज कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटीज़ एंड कस्टमरी लॉ। ये ट्रीटीज़ एंड कस्टमरी लॉ जो है वो फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं और ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इन द शेप टू शेप करने के लिए इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेलिवेंस एंड इफेक्टिवनेस इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम के अंदर इंटरनेशनल लॉ कैसे रेलिवेंट है और कैसे इफेक्टिव है। सबसे पहले हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। चूँकि दुनिया तेज़ी से ग्लोबलाइज्ड हुई है 19th सेंचुरी के अंदर, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बन गई है। एक जो इंटरनेशनल अफेयर है वो सारी दुनिया को, एक कंट्री का अफेयर पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है ये जस्ट लाइक उसी लिहाज से इंटरनेशनल लॉ भी इन्वॉल्व हुआ है, जस्ट लाइक इन द एड्रेसिंग द ट्रांसनेशनल इश्यूज जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, माइग्रेशन। ठीक है, अब तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं जस्ट लाइक पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये भी इसमें एक से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है तो इंटरनेशनल लॉ को भी ग्लोबलाइज्ड होना पड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोर्समेंट चेंजेस। इंटरनेशनल लॉ इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है 21st सेंचुरी में क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी इन्फोर्समेंट जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हुई है। कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं जो कि किसी हद तक जो है ना वो अकाउंटेबल बनाती हैं इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से बॉडीज़ को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इवॉल्विंग नॉर्म्स की। तो लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टीन्यूसली इंटरनेशनल लॉ जो है वो इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, द इमरजेंस ऑफ न्यू नॉर्म्स इमर्ज हो रहे हैं। दुनिया हमने जैसे बात की कि तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, तो उस लिहाज से इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व हो रहा है। फिर रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जस्ट लाइक अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, सार्क, SCO, ETC। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट इंटरनेशनल लॉज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टर्म सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वेदर स्टेट्स कंटिन्यू टू बी द प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लीगल रिलेशंस एंड आल्सो जस्टिफाई इंडिविजुअल एज सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट। इंटरनेशनल लॉ के जो सब्जेक्ट है ना वो एंटिटीज़ हैं जो कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रखते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंडर जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रखते हैं और उनके किसी भी एक्शन के लिए उनको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट। स्टेट जो है ये इंटरनेशनल लॉ का सबसे प्रिंसिपल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब स्टेट कैसे प्रिंसिपल सब्जेक्ट है? सोवरेनिटी जो है स्टेट्स जो है जो कि हमने बात की कि सोवरेनिटी जो है मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सोवरेनिटी स्टेट्स को ये काबिल बनाती है कि वो ट्रीटीज़ साइन कर सकें, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना सकें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, लीगल पर्सनालिटी, स्टेट जो है उनके पास इंटरनेशनल लॉ के अंदर लीगल पर्सनालिटी मौजूद है, उनके कुछ राइट्स एंड इसका मतलब है कि उनके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है, उनको वो इंटरनेशनल कोर्ट्स को स्यू कर के अंदर किसी भी दूसरी स्टेट को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्यू कर सकते हैं और इसी तरह स्टेट को भी स्यू किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोरफू चैनल का केस जो कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अल्बानिया के ख़िलाफ़ अल्बानिया के जो कंप्लेन है उसके वजह से यूनाइटेड किंगडम के ख़िलाफ़ फाइल हुआ था केस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की। स्टेट्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के अंदर प्राइमरी नेगोशिएटर होते हैं। ठीक है,
इंडिविजुअल्स एज सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, किस तरह से हम साबित करेंगे कि इंडिविजुअल भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ह्यूमन जो इंडिविजुअल जो है वो उनकी रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लॉ में जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल जस्ट लाइक इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि जो भी लॉज ह्यूमैनिटेरियन के हवाले से अगर पास हो रहे इंटरनेशनल लॉ में, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इंडिविजुअल जो है वो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ जो है उसने मज़ीद इंडिविजुअल को सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, बहुत जो इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है वो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करती है फॉर देयर क्राइम्स। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट्स जो हैं वो प्राइमरी एक्टर्स हैं, लेकिन NGOs जो है वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल लॉ में। और जो NGOs हैं वो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट को ही एडवोकेट कर रही होते हैं। ठीक है, लीगल एक्शंस बाय इंडिविजुअल जो है ना, उनको इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक राइट हासिल है कि वो स्टेट्स को स्यू कर सकते हैं और दूसरी इंटरनेशनल जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं उनको भी स्यू कर सकते हैं अंडर सम सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस इन डिटेल द लाइट ऑफ रेलिवेंट आर्टिकल्स ऑफ यूएन चार्टर एंड प्रैक्टिस दैट वेदर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आर अथॉराइज्ड टू इंटरवीन इन द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स। साबित करें, डिस्कस करें कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के हवाले से डिस्कस करें कि क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्टेट के डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में अथॉरिटाइज हैं या नहीं, इंटरवेंशन कर सकती हैं। सबसे पहले तो हम इस हवाले से जो है वो यूएन चार्टर का प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ठीक है, इसका जो है वो आर्टिकल 2(1) और आर्टिकल 2(7) ये जो है ना स्टेट की सोवरेनिटी के हवाले से, जब आप किसी भी स्टेट की सोवरेनिटी की बात करते हैं कि उसके पास सोवरेनिटी मौजूद है अपने ट्रीटीज़ को साइन करने की, तो इसका इट्स मीन कि उसकी जो सोवरेनिटी है उसका मतलब है कि आप नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्शन टू नॉन इंटरवेंशन। आर्टिकल 39 ये सिक्योरिटी काउंसिल को ये एम्पावर करता है टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेट टू पीस, ब्रीच ऑफ द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन को जो है ना वो रोका जा सके। सो ये जब आप बात करते हो तो इट्स मीन कि ये नॉन इंटरवेंशन है, कि जब आप किसी भी स्टेट को जो है ना वो सिक्योरिटी या पीस, उसके थ्रेट ऑफ टू पीस को चैलेंज करते हो, तो इट्स मीन के स्टेट के पास ये राइट है कि अगर दूसरे कंट्रीज़ के लोग अगर जो है ना वो उसके अंदर उसके सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है तो वो उसको जो है स्यू कर सकता है। तो इट्स मीन इट्स द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। Humanitarian intervention है, the concept of humanitarian intervention has emerged as a controversial jurisdiction for intervention in the domestic affairs of state. अब ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट जो होती है ये एक डोमेस्टिक अफेयर होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि जो हमारे पास स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन है, ये कहा जाता है कुछ एंटिटीज़ की तरफ से कहा जाता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ हैं ये स्टेट की जो अपनी जुरिस्डिक्शन है, डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन है, उसमें एक इंटरवेन है। ठीक है, जो यूएन चार्टर है उसके हवाले से हम देखते हैं कि जो भी ह्यूमन लॉ या ह्यूमैनिटेरियन जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल लॉ ने पास किए हैं, तो ये कहा जाता है कि ये एक बेसिकली ये एक इंटरवेंशन ही है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, अडॉप्टेड 2005 वर्ल्ड समिट के दरमियान ये अडॉप्ट किया गया था। टू रिफॉर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी वाइल असर्टिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट एक्ट व्हेन स्टेट्स फेल टू प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशंस। ये कहा जाता है इस रूल के अंदर ये कहा गया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो तब एक्शन ले सकती है जब कोई भी स्टेट खुद अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, इट विल नॉट बी एन, ये कहा जाता है कि इट विल नॉट एन इंटरवेंशन बट इट विल affect an effort to compensate the humanitarian costs। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस एंड इंटरप्रिटेशन।
ठीक है। प्रैक्टिस इंटरप्रिटेशन जो इंटरवेंशन स्टेट के अंदर है, स्टेट डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के अंदर, वो कैसे हो। सबसे पहले है सिलेक्टिव इंटरवेंशन। जो इंटरवेंशन है वो हमेशा सिलेक्टिव होनी चाहिए। इंटरनेशनल एंटिटीज़ की तरफ से अगर स्टेट की डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के अंदर इंटरवीन किया जा रहा है तो ये सिलेक्टिव होनी चाहिए। जैसे हमने बात की कि तब तक नहीं हो सकती जब तक स्टेट जो है वो खुद प्रोटेक्ट करने के काबिल ना हो। ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज अफ्रीकन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, ये भी जो है ना इंटरवेंशन के अंदर इंगेज होती हैं, लेकिन ये रीजनल फ्रेमवर्क में होती है। ठीक है। अफ्रीकन यूनियन जो है वो एशिया के अंदर किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में इंटरवीन नहीं कर सकती। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग, ICJ जो है हैज़ एड्रेस द इश्यूज ऑफ इंटरवेंशन इन वेरियस केसेस में उन्होंने इंटरनेशनल जो इंटरवेंशन है का इशू उसको एड्रेस किया है। और इन जो ICJ के ये सारे केसेस हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो स्टेट्स की सोवरेनिटी है, स्टेट सोवरेनिटी, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस इन डिटेल रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स वेरियस काइंड एज वेल एज आर्ग्यू विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। रिकॉग्निशन, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिकॉग्निशन का मतलब हमें पता है कि किसी भी स्टेट जो है उसकी एग्जिस्टेंस और सोवरेनिटी को एक्नॉलेज करना, ये होती है हमारे पास रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन की टॉप की बात की करें तो हमारे पास डी जूरी रिकॉग्निशन है, ये एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टेट होती है और उसकी स्टेट और उसकी गवर्नमेंट। ठीक है। एज अ लॉफुल एंड लेजिटिमेट स्टेट के तौर पे इंटरनेशनल लॉ के अंडर उसको रिकॉग्नाइज करना, ये एक डी जूरी रिकॉग्निशन होती है। ठीक। फिर हमारे पास है डी फैक्टो रिकॉग्निशन। डी फैक्टो रिकॉग्निशन जो है ना, ये स्टेट या गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस की एक्नॉलेजमेंट होती है विदाउट कन्फर्मिंग लेजिटिमेसी। ठीक है। लेजिटिमेसी के अलावा, ठीक है, यानी कि आप इस तरह से कह लो कि ये फॉर्मल नहीं होती, फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं होती। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कलेक्टिव रिकॉग्निशन। कलेक्टिव रिकॉग्निशन जो है ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स की तरफ से होती है। फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो किसी स्टेट को जो है ना रिकॉग्नाइज करे, तो जब वो यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करेगा तो उसमें इनके उसके सारे मेंबर स्टेट्स करेंगे, तो एक ग्रुप पूरा जो स्टेट्स का है वो रिकॉग्नाइज करेगा। फिर हमारे पास है इम्प्लाइड रिकॉग्निशन। ये जो है ना, ये रिकॉग्निशन वहाँ पे होती है जब स्टेट इंगेज इन एक्शन दैट सजेस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ अदर्स एंड अदर स्टेट एग्जिस्टेंस। जब स्टेट ऐसे एक्शंस में इन्वॉल्व होती है जो कि दूसरी स्टेट के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करती हैं, जस्ट लाइक ट्रीटीज़, रिलेशंस, ETC। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल रिकॉग्निशन। ये जो है ना, ये स्पेसिफिक कंडीशन के साथ गारंटीड होती है। ठीक है। सच एज के इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इसराइल को, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा अगर वो जो है ना पैलेस्टाइन की टेरिटरी छोड़ देते हैं तो। ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन ये कहती है कि रिकॉग्निशन जो है इज एसेंशियल फॉर अ स्टेट और गवर्नमेंट टू अटेन लीगल स्टेटस एंड सोवरेनिटी इन इंटरनेशनल लॉ। किसी इंटरनेशनल लॉ के अंदर लीगल स्टेटस लेने के लिए स्टेट के लिए पास रिकॉग्निशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इस थ्योरी के हम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास लेजिटिमेसी एंड लीगल स्टेटस आता है। गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो लीगली सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकती हैं अगर उसे दूसरी स्टेट्स जो है वो रिकॉग्नाइज कर लें। ठीक है। फिर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है। इस थ्योरी की जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। ये पॉलिटिकल नेचर ऑफ रिकॉग्निशन में इस्तेमाल होती है या वह उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होती है। वेयर द एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ स्टेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड अलाइनमेंट्स। ठीक है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड अलाइनमेंट जो है वो अफेक्ट करते हैं कि स्टेट की रिकॉग्निशन को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रिकॉग्निशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। आइसोलेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी से बिल्कुल जो स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं है वो आइसोलेट हो जाती है। ठीक है। ज़ाहिर उनके किसी के साथ रिलेशंस नहीं बन सकते, ट्रीटीज़ नहीं साइन हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड एड रिस्ट्रिक्शंस। इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लग सकती हैं, ठीक है,
उन नॉन रिकग्निशन का। अच्छा, जो रिकग्निशन है सिर्फ स्टेट्स की नहीं होती है, गवर्नमेंट्स की भी होती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम लेंगे, जैसे तालिबान की गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान में है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो उनके ऊपर बहुत सी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं और एड जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ होते हैं, जो नॉन रिकॉग्नाइज स्टेट्स हैं वो अपने लीगल एग्रीमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इंटरनल एक्टिविटी इशू है, ठीक है। जो स्टेट्स रिकॉग्नाइज नहीं होती उनके अंदर जो है वो इंटरनल गवर्नमेंट की जो इंटरनल एक्टिविटी इश्यूज है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, नॉन रिकॉग्निशन जो होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस उनके जो है ना रीजनल लेवल पे भी या इंटरनेशनल लेवल पे वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास लीगल स्टेटस नहीं होता। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फॉर अल्टरनेटिव, नॉन रिकॉग्निशन जो है वो अल्टरनेटिव स्पोर्ट, उनको अल्टरनेटिव गवर्नमेंट्स जो है वो स्पोर्ट यानी आपसे करेंगे उनके पास अल्टरनेटिव उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड एक्सेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल लेट डाउन इन जुडिशियल डिसीजंस ऑफ लीडिंग केसेस एज प्रेसिडेंट्स ऑफ फॉर स्टेट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इसकी कंपोजिशन है, इसमें 15 जजेस हैं, ठीक है, जो कि 9 ईयर्स के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इनको सिलेक्ट करती है और सिक्योरिटी काउंसिल भी, ठीक है, कलेक्टिवली सिलेक्ट करती है। ये जो है ना इनकी क्वालिफिकेशंस इन इंटरनेशनल लॉ के बेस पर सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, और दे रिप्रेजेंट वर्ड्स प्रिंसिपल लीगल सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो कोर्ट है वो खुद अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करती है फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। फिर इसमें एक रजिस्ट्री है, आईसीजे जो है इसके पास एक रजिस्ट्री है जो कि इस तरह काम करती है जैसे कोर्ट का सेक्रेटरीट होता है, ठीक है। ये जो है ना वो रजिस्ट्रार होते हैं जो कि जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखते हैं, ईटीसी। लैंग्वेजेस, इसकी जो कोर्ट की है ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश और फ्रेंच है, ठीक है, और जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, ये रिटन सबमिशंस है, जजमेंट्स हैं, वो इन्हीं लैंग्वेजेस में की जाती हैं, ठीक। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कौन कौन सी पावर है? कंटेंशियस जो रिस्ट्रिक्शन है, ये इट हैज़ अथॉरिटी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, इंटरनेशनल लॉ के अंदर के हवाले के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये इसके पास अथॉरिटी है कि वो स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स को हल कर सके, ठीक है। एडवाइजरी जो रिस्ट्रिक्शन, द आईसीजे कैन प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस, रेफर इट, जो लीगल क्वेश्चंस होते हैं आईसीजे उनके ऊपर एक एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है और उसको जो है वो यूनाइटेड नेशन को फॉरवर्ड कर सकता है, रेफ़र कर सकता है, ठीक है। प्रोसीजरल रूल्स, ये आईसीजे जो है कुछ प्रोसीजरल रूल्स बनाने की अथॉरिटी है इसके पास जो कि कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए होती है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ डिसीजंस, आईसीजे जो है इसके पास एक डायरेक्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। ये द इन्फोर्समेंट ऑफ इसके जो डिसीजंस होते हैं उनके इन्फोर्समेंट टू द स्टेट की विलिंगनेस के ऊपर होती है, ठीक है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज़, जो आईसीजे है वो इन ट्रीटीज़ की इंटरप्रिटेशन और उसकी क्लैरिफिकेशन ऑब्लिगेशंस में बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिसीजंस एज प्रेसिडेंट्स, इसके आईसीजे का जो जुडिशियल है हमारे पास डिसीजंस है उसकी इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करने लगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल, आईसीजे के जो डिसीजंस हैं वो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स बन जाते हैं, ठीक है। प्रमोटिंग कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, जो आईसीजे की जजमेंट्स हैं दैट इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है ये प्रेडिक्टेबिलिटी को लेके आती है, इसके जजमेंट्स और डिसीजंस लेके आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेट्स जो हैं वो कैन रेफर टू प्रायर डिसीजंस व्हेन इंटरप्रेटिंग देयर लीगल ऑब्लिगेशंस को जो है ना अपने यानी कि अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को सिक्योर करने के लिए वो पिछले डिसीजंस को जो है ना एज रेफरेंस पेश कर सकती हैं, ठीक है। गाइडेंस फॉर स्टेट्स, ये स्टेट्स को के लिए गाइडेंस के तौर पे काम करती है इन जो लीगल एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स हैं उसमें। इन्फ्लुएंस ऑन डोमेस्टिक कोर्ट्स, आईसीजे का जो है ना एक इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक कोर्ट्स के ऊपर मौजूद है,
ठीक है। जजेस जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसको एज अ एग्जांपल या एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक लॉ के अंदर। ठीक है। स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल लॉज रिलेशंस, आईसीजे जो है वो इंटरनेशनल लॉ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये इंटरनेट जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करती है। ठीक है। इनकरेज कंप्लायंस स्टेट्स जो है वो that comply with the court's decision demonstrate their commitment to the rule of law and participants of international cooperation। वो स्टेट्स जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूल्स एंड डिसीजंस के साथ को डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, उसके साथ कोऑपरेट करती हैं, तो इट्स मीन के वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन को जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रीक्वेंट इंटरवेंशंस हैज चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिस्कस प्रिंसिपल्स इन द लाइट ऑफ रीसेंट इंटरवेंशंस। रीसेंट इंटरवेंशंस के हवाले से जो है वो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करें। ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। स्टेट सोवरेनिटी जो है ना इंटरनेशनल लॉ का सबसे कोर प्रिंसिपल है। ठीक है। इट एम्फसाइज द इंडिपेंडेंस एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स। ये कहता है कि जो हम जानते हैं कि कहता है कि एक स्टेट जो है वो दूसरे के अफेयर्स में इंटरवीन नहीं कर सकती, और स्टेट्स के पास पूरा हाई राइट है कि वो अपने डिसीजंस और ट्रीटीज़ को जो है ना खुद मैनेज कर सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवीन। नॉन इंटरवीन का मतलब है कि जिस तरह हमने कहा कि स्टेट के सॉवरेनिटी में है ना कि स्टेट के पास राइट है वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, तो नॉन इंटरवीन होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के अंदर जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकती, उसकी सॉवरेनिटी को टारगेट नहीं कर सकती, उसके डोमेस्टिक या इंटरनेशनल दोनों अफेयर्स को, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों अफेयर्स को जो है ना उसमें वो इंटरवीन नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ द यूज़ ऑफ फोर्स। यूज़ ऑफ फोर्स जो है ना ये हैवीली रेगुलेटेड है अंडर द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। यूएन चार्टर जो है ना ये यूज़ ऑफ फोर्स को प्रोहिबिट करता है। ठीक है। एक स्टेट के दूसरे स्टेट के खिलाफ जो है ना हमारे पास यूज़ ऑफ फोर्स उसको यूएन चार्टर जो है ना वो रोकता है। अंडर सम कंडीशंस इजाज़त है फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस के लिए इजाज़त है। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल लॉ जो है ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने को के ऊपर जोर देता है। इट रिकॉग्नाइज दैट द स्टेट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ये मानता है कि जो इंडिविजुअल स्टेट की जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन। फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन जो है ये दैट इज चैलेंज्ड जो फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन अगर स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन में हो रही है तो उसका हमारे पास क्या असर हो सकता है। सबसे पहला है अंडरमाइनिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। जब एक स्टेट के अंदर एक दूसरी स्टेट का इंटरवीन करती है, काफ़ी ज़्यादा करती है, तो इट्स मीन कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो अंडरमाइन हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सिलेक्टिव जो है हमारे पास सिलेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल प्रिंसिपल जो अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होती है तो इंटरनेशनल लॉ की क्रेडिबिलिटी कम होती है। ठीक है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स है। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के चेंज होने की वजह से जब इंटरवेंशंस जो है वो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं पावरफुल स्टेट्स के उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इट्स मीन कि ये अनइक्वल जो पावर डायनामिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वो पैदा होता है। ठीक है। रिफ्यूजी क्राइसिस एंड ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा करती हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट जो है वो शेप करना होती है, और इसके साथ साथ रिफ्यूजीज़ का इशूज़ जो है वो हमारे पास सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट शॉर्ट नोट ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमारे पास है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ स्टेट विद एन इंडिविजुअल। स्टेट के साथ जो है ना इंडिविजुअल का क्या रिलेशन है। सबसे पहला लीगल रिलेशन है। लीगली तौर पे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो है ना स्टेट जो इंडिविजुअल्स हैं वो ही जो है ना वो स्टेट को यानी कि इस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है। हर स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉज बनाए और उसको जो है ना अपने इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को गवर्न करे।
ठीक है। ये जो लीगल रिलेशन है ना, ये 2 वे है। इसमें स्टेट की भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और इंडिविजुअल्स की भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एक पॉलिटिकल रिलेशन है स्टेट और इंडिविजुअल्स के दरमियान। स्टेट जो है ना वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल अरेना के अंदर स्टेट्स इंडिविजुअल की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे सामने आती है, ठीक है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है इसमें सिटीजन्स को अगर हम देखें तो वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर थ्रू इलेक्शंस, रेफरेंडम्स, सिविक एग्रीमेंट्स etc, ठीक है। फिर हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। ये कहती है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना, ये स्टेट इंडिविजुअल रिलेशंस के ऊपर है। ये कहती है कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल से मिलके बनी है, ठीक है। जब इंडिविजुअल के बाद कुछ एग्रीमेंट्स हो गए तो इट्स मीन के वो एक स्टेट बन गई थी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है। स्टेट जो है उसका एक क्रूशल रोल होता है इन द अपहोल्डिंग एंड सेफ गार्डिंग ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल ह्यूमन जो राइट्स ट्रीटीज हैं जस्ट लाइक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को डिस्क्राइब करती हैं और स्टेट के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। ट्रांसनेशनल कंसिडरेशंस, द रिलेशनशिप, ये जो स्टेट का और इंडिविजुअल्स का रिलेशनशिप है ये नेशनल बाउंड्रीज से बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। पर्टिकुलर इन द केस ऑफ इंडिविजुअल फेस जब उनकी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूशन या उनको सामना करना पड़े, उसमें जो है ना इंटरनेशनल लॉ उनको कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। पार्ट बी है हमारे पास टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम्स। टेरिटोरियल असाइलम्स होते हैं अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल सीक, अच्छा असाइलम जो है ना वो एक बता देते हैं। असाइलम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो यानी कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के ख़िलाफ़ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल असाइलम्स होते हैं इंडिविजुअल सीक रिफ्यूजी विद इन देयर बॉर्डर्स ऑफ अनदर स्टेट, यानी कि जब इंडिविजुअल जो है वो विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अनदर स्टेट, किसी दूसरी स्टेट के जो है ना बॉर्डर्स के विद इन यानी उसके अंदर ही पनाह लें, तो ये इस टाइप के जो असाइलम्स होते हैं ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस की तरफ से गारंटीड होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन में मैंशनड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम्स। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम्स रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ असाइलम प्रोटेक्शन आउटसाइड अ होस्ट स्टेट टेरिटोरियल बाउंड्रीज। होस्ट स्टेट जो है उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज से बियॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक होस्ट स्टेट है वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर जो है ना वो असाइलम प्रोवाइड कर रही है तो उसको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है The Noteboom case. The Noteboom case जो है significantly ruling the International Court of Justice that address the principle of nationality and diplomatic protection के ऊपर जो के हवाले से ये केस था। It was decided in 1955 में इस केस का फैसला हुआ था। This case illustrated the complexity involved the claims of state protection about based on nationality. स्टेट प्रोटेक्शन के हवाले से इसके अंदर था। बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। इट केस रोज फ्रॉम द सर्कमस्टेंस सराउंडिंग द फ्रेडरिक नोटबॉम। ये फ्रेडरिक नोटबॉम जो है ना ये एक जर्मन नेशनल था, ठीक है। हु मूव्ड फ्रॉम ग्वाटेमाला और जो मूव किया एंड लेटर रिक्वायर्ड लिचटेन नेशनैलिटी इसने बाद में हासिल कर ली, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 जब ब्रॉक हुई है तो नोटबॉम जो है वो अरेस्ट हो गया और डिनेट बाय द ग्वाटेमाला गवर्नमेंट जो है, ग्वाटेमाला गवर्नमेंट जो है उस चूँकि उसके पास जर्मन नेशनैलिटी थी तो जो ग्वाटेमाला की गवर्नमेंट है उसने इनको डिनेट कर दिया। इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट थी वो जो नोटबॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आई, ठीक है। सो आईसीजे रूलिंग के जो है उसके हम देखते हैं। आईसीजे रूल्ड अगेंस्ट लेजिस्लेशन स्टार्टिंग द नोटबॉम्स क्लेम फॉर डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन वाज नॉट वैलिड बिकॉज द एक्विजिशन ऑफ लेजिस्लेशन नेशनैलिटी डिड नॉट रिफ्लेक्ट अ जेन्युइन कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द स्टेट। ये कहा गया कि जो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट है उसके यानी कि उसको उसके अगेंस्ट रूल किया गया। ये कहा गया कि लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट है उसकी नेशनैलिटी होने का ये मतलब नहीं है कि नोटबॉम और स्टेट के दरमियान कोई कनेक्शन मौजूद है, यानी कि कोई रिलेशनशिप मौजूद है,
ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये एक फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है इसकी फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिटी एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी TC। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट 2022 पेपर।